रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो KGMU गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभी, और भाई एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आप सबके लिए बहुत ही शानदार सा कार्यक्रम, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लेकर के आया है। जी हाँ, इस कार्यक्रम का नाम है देश की शान हमारा किसान। और जैसा कि नाम आप सुन रहे हैं ना, नाम के हिसाब से ही ये कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे अन्नदाता की। जी हाँ, क्योंकि उनकी वजह से ही जो हमारा भरण पोषण होता है ना कहीं वो अथक प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जब पैर का पसीना माथे से टपकने लगे तो आप समझिए कि आप किसी किसान से बात कर रहे हैं। तो किसान इतनी ही ज़्यादा मेहनत करता है जिसके दम पर हम अपने घर पर भोजन इकट्ठा करके लाते हैं। और कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जी हाँ दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बस किसी तरह से उनके और उनके परिवार के लिए दाल रोटी का जुगाड़ होता रहे। यानी हमारे जीवन के लिए रोटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, जब रोटी की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले गेहूं का ख्याल आता है। और इस वक्त गेहूं की बुवाई आप जानते हैं कि हो चुकी है, और उसकी देखभाल कैसे करनी है इस पर हमारे किसान भाई बहन ध्यान दे रहे होंगे। उनको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियों की आवश्यकता होगी। तो इसी तरह से समय समय पर जब आपको जिस भी खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारियां चाहिए होंगी, हमारे एक्सपर्ट आपके लिए वो लेकर के आते रहेंगे। आज हमने जो विषय चुना है वो आपके ज़रूरत का ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए। इसके बारे में किस तरह की जानकारी आप तक पहुंचेगी, वो जानकारी पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सौमित्र केश पांडे जी, जो कि आपको बहुत ही सारी जानकारियां बेहतरीन तरीके से देंगे। पिछले कुछ दिनों से आप सर को सुन रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज भी बहुत ही ध्यान से चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, और अंत में आपको एक मैजिकल नंबर भी हम आपको बताएंगे, ताकि अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हैं, कुछ सुझाव हैं, तो आप हमारे साथ बेझिझक शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट सौमित्र केश पांडे जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अभि जी, इस KGMU गूंज में आमंत्रित करने के लिए। मैं पुनः सभी किसान भाइयों का, सभी श्रोताओं का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा अभी हमारे अभि जी ने बताया कि हम लोग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में KGMU गूंज के माध्यम से आपके लिए ये कृषि संबंधी प्रोग्राम ला रहे हैं, जहां पे आप विभिन्न विषयों पर और हमारे एक्सपर्ट से, वैज्ञानिकों से, और साथ में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसको चलाने वाले संस्थाओं से, जैसे नाबार्ड या अन्य संस्थाएं, उनके एक्सपर्ट से आपकी बात करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ठंडी तापमान कम हो गया है, अब ठंड शुरू हो गई है, तो किसान भाई गेहूं की बुआई अब अंतिम चरण में है। यानी कि जो समय से बुआई आपने गेहूं किया था वो आज लगभग 20 से 25 दिन का हो गया है, और उम्मीद है आप अपनी फसल की बेहतर ढंग से देखभाल कर रहे होंगे। लेकिन आज हम और क्या क्या सावधानियां रखें, क्या क्या आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी फसल का उत्पादन अच्छा हो, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अगर अभी से हम ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है फसल उतनी अच्छी हो नहीं पाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज का विषय हमने रखा है गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन एवं खरपतवार नियंत्रण। ये भी लगता है कि दोनों टॉपिक या दोनों विषय एक साथ क्यों रखे गए हैं। जी सर। किसान भाई जी। आपको बता दें कि गेहूं में जो सिंचाई है आपका 3 से 5 सिंचाई तक लगती है। वो निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, यानी मिट्टी में जल धारण क्षमता कितनी है, आपके जल को लंबे समय तक नमी बनाए रखने की, साथ में आपने जो फसल, जो गेहूं की प्रजाति का चुनाव किया है वो कितने दिन की है। तो इस आधार पे 3 से 5 सिंचाई लगती है। लेकिन सिंचाई का विषय हमने आज ये चुना है कि अगर किसान भाई को पूरे फसल चक्र में सिर्फ एक सिंचाई करनी हो तो उस सिंचाई का समय यही है। यानी कि बुआई के 21 दिन बाद हमको गेहूं की सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि ये इसको हम बोलते हैं क्रांतिक अवस्था, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। यानी कि अगर इस अवस्था पे गेहूं की फसल को पानी न मिले तो इस पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारी फसल का उत्पादन
तो कम होगा ही होगा। साथ में जो फसल की बढ़वार है, आजकल किसान भाई देख रहे होंगे कि गेहूं में ऊंची नीचे की भी समस्या दिखती है। तो ऊंची नीची समस्या होने का एक कारण ये भी है कि अगर उन्होंने पहली सिंचाई समय से नहीं की है तो मुख्य जो तना है वो लंबा हो जाता है, बाकी छोटे रहते हैं। तो आपको लगता है कि हमारी फसल ऊंची नीची है, और साथ में आपकी किल्लों की संख्या कम हो जाएगी, और किल्लों की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन कम होगा। इसलिए पहली सिंचाई पे ध्यान देना है कि पहली सिंचाई गेहूं में 21 दिन के बाद अवश्य करें। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि पहली सिंचाई, और आपने कहा कि अगर एकमात्र सिंचाई आप करना चाहते हैं तो वैसे कितनी सिंचाई हो जाती है गेहूं की खेती के लिए? हाँ, गेहूं की सिंचाई के लिए हमने जो कहा, ये कहा कि अगर आपको सिर्फ एक ही सिंचाई की सुविधा हो, यानी कि आपके पास दूसरी सिंचाई का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो भी हम सोचते हैं कि जब फसल तैयार होगी उसमें दाने भरेंगे तो उस समय सिंचाई करें। लेकिन अगर एक सिंचाई भी गेहूं में करनी है तो वो आपको CRI या स्टेज, यानी कि जो आपकी 21 दिन की बाद की अवस्था होती है उस पर करनी चाहिए। सामान्यतः मिट्टी के अनुसार 3 से 5 सिंचाई गेहूं में लगती है। अच्छा, अब सिंचाई की बात आपने की और ये सही समय है, लगभग 21 दिन के बाद आपने कहा कि सिंचाई कर देनी चाहिए। अभी इस समय जो किसान भाई बहन अपनी गेहूं की खेती कर रहे हैं, उन्हें कैसे लगे कि उनकी फसल इस वक्त ठीक है, जो जिस स्टेज पे है वो अभी फसल सही जा रही है, उन्हें इस सिंचाई के बाद किस किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे जो हमने दोनों विषय इसीलिए मैंने बताया कि लिए हैं कि सिंचाई प्रबंधन और आपका खरपतवार नियंत्रण। क्योंकि आपने गेहूं का बीज ऊपर से डाला है, हाँ, लेकिन जो खरपतवार का बीज है वो पहले से पड़ा हुआ है। बिल्कुल। यानी कि एक तरफ आपका गेहूं का अंकुरण होता है, दूसरी तरफ खरपतवार आते हैं, और खरपतवार आने से समस्या क्या होती है ये जानना जरूरी है, क्योंकि उसी खेत में है। यानी कि जो आप खाद देंगे वो गेहूं के साथ खरपतवार में भी जाएगा, जो आप पानी देंगे वो खरपतवार भी लेगा, और साथ में जो जगह है, जो स्पेस है, उसमें अगर खरपतवार होंगे तो गेहूं को बढ़ने की जगह भी कम पड़ेगी। बिल्कुल। तो यानी कि और आगे चल के जो हमारा प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, जो हमारे पौधे का खाद्य बनता है। बिल्कुल। तो अगर हम चाहते हैं कि जो प्रकाश है, जल है, आपका जो खाद जो हम दे रहे हैं ये हमारी गेहूं की फसल को ही मिले जिसके लिए हम दे रहे हैं, तो हमको खरपतवार का नियंत्रण करना जरूरी है। कई बार हमको ये लगता है कि हम कब करें, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण में अवस्था का बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा खरपतवार की अवस्था क्या है। अच्छा सर, हम खरपतवार के नियंत्रण के बारे में तो आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि आपने पहली सिंचाई बताई कि 21 दिन के बाद कर देनी चाहिए, और अगर एकमात्र करना है तो भी 21 दिन बाद यही सही समय है करने का। वैसे आपने बोला कि मिट्टी के हिसाब से 3 से 5 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कब से कब कितना दिन का गैप होना चाहिए पहली सिंचाई से दूसरी सिंचाई के बीच में? हाँ, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि KGMU गूंज के माध्यम से अब हमारा दूसरे दिन मिलेंगे, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस महीने में, उस सप्ताह में जो उस फसल संबंधित कार्य है उसको बताया जाए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी सिंचाई आपकी 40 से 45 दिन, यानी जब कल्ले बनने की अवस्था में हो उस समय करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई जो आपकी 70 से 75 दिन में करनी चाहिए। जो चौथी और पांचवी सिंचाई है वो करनी चाहिए, चौथी जब उसमें फूल आ रहे हों, और पांचवी जब दाना बन रहा हो। क्योंकि अगर दाना बनते समय खेत में नमी नहीं है तो हमारा दाना सिकुड़ जाता है, जिसको किसान भाई कहते हैं गेहूं मर गया है। तो इसलिए हमको इस 5 अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए। अच्छा, अब हम लौट करके आते हैं कि हमने बुआई कर दी, सिंचाई समय पे कर दिया, खाद सही समय पे डाल दिया। अच्छा, खाद की भी हम बात करेंगे कि कब कब डालनी चाहिए और कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है खरपतवार की, उसके नियंत्रण को लेकर के किसान भाई अक्सर परेशान रहते हैं। कई बार देखा जाता है कि गेहूं का जो पेड़ है वो कम बढ़ता है, खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि खरपतवार असल में क्या है और कैसे उसको नियंत्रित रखा जा सकता है या कैसे उसे खत्म किया जा सकता है अपने खेत से? बिल्कुल सही बात की। अभी हम लोगों ने जैसे पिछले एपिसोड में आपने सुना होगा कि हमने आपको बताया था कि बीज का चुनाव कैसे करें और बुआई समय कैसे उर्वरक प्रबंधन करें, जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात है, एकीकृत पोषण प्रबंधन की बात है, जिसमें हमने आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए किसानों को सलाह दी थी। तो हम लोगों ने अब क्योंकि जब आपने बुआई कर दी
जम गया, पहली सिंचाई के बाद खरपतवार नियंत्रण की बात आती है। तो पहले तो जो आपने बोला, हमें पता होना चाहिए खरपतवार है क्या, बिल्कुल। किसको हम खरपतवार बोलेंगे। तो एनी प्लांट आउट ऑफ प्लेस इज कॉल्ड वीड, यानी कि कोई भी पौधा जो अपनी जगह सही जगह पे नहीं है वो खरपतवार है। जैसे गेहूं का खेत है, हो सकता है उसमें 4 सरसों के पौधे दिख रहे हों, सरसों तो हमारी फसल है, लेकिन उस खेत के लिए वो खरपतवार है। इसी तरीके से आपको जान के आश्चर्य होगा कि दाल में बथुआ तो किसने नहीं खाया है, बिल्कुल और सर, ठंडी में तो और ही इंतजार आनंद करते है। हैं सपेता का स्वाद मिले। लेकिन अगर गेहूं के खेत में है तो वो वीड रहता है, खरपतवार माना जाता है। तो किसान भाई को खरपतवार का नियंत्रण करने के पहले उनको ये जानना पड़ेगा कि खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने सरसों की बात की, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि गेहूं की खेती के साथ साथ बीच बीच में वो सरसों की बुआई करते हैं, तो क्या ये ठीक है? किसान भाइयों का अलग अलग उद्देश्य होता है। कुछ किसान भाई सरसों की बुआई करते हैं कि उसकी बहाने थोड़ी सी सरसों की भी फसल हो जाएगी। तो हमारे वैज्ञानिक पद्धति से भी आपकी मिक्स क्रॉपिंग का है या इंटर क्रॉपिंग भी हम करते हैं। तो किसान भाई इसका पालन करते हैं और करना अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका चुनाव करना उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वो सिर्फ गेहूं की बुआई कर सकते हैं और गेहूं के साथ साथ कहीं पे सरसों की बुआई करने का भी प्रचलन है। लेकिन अभी जैसे मैं खरपतवार पे आ रहा था, तो खरपतवार 2 तरीके से होते हैं मुख्य रूप से। पहला है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। आमतौर पे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे आपका बथुआ हो गया, कृष्णनील हो गया, हिरनखुरी हो गया, चटरी मटरी हो गया, तो ये सारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं। सकरी पत्ती के खरपतवार जो गेहूं में मुख्यतः आते हैं, 2 खरपतवार। पहला है गेहूं का मामा, जिसको स्थानीय भाषा में कहीं कहीं गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको मेडुसी भी बोलते हैं, और जिसका वैज्ञानिक नाम फेलेरिस माइनर है। ये प्रमुख खरपतवार है। दूसरा खरपतवार जंगली जई, वाइल्ड ओट है। तो ये 2 शकरी पत्ती के खरपतवार गेहूं में ज़्यादा आते हैं, और चौड़ी पत्ती में जैसे मैंने आपको बताया कि बथुआ, कृष्णनील, चटरी मटरी, अन्य तरह के खरपतवार आते हैं। इसके बाद कहीं कहीं पे जो मोथा प्रजाति के भी खरपतवार कहीं कहीं खेती में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके चौड़ी और शकरी पत्ती के खरपतवार आते हैं। और ये तो खरपतवार हो गया। तो अगर हम खरपतवार की पहचान कर लिए तो इसका नियंत्रण भी जरूरी है। अच्छा, क्या दोनों तरह के खरपतवार का नियंत्रण अलग तरीके से होता है? अगर चौड़ी पत्ती का है तो उसके लिए अलग पद्धति, या दूसरी तरीके का है तो उसके लिए कुछ और पद्धति अपनानी होगी उनको खत्म करने के लिए? खरपतवार, आपका बहुत सही सवाल है कि खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें। खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए जैसे पुराने समय में हमारा क्या होता था, निराई गुड़ाई होती थी। जैसे अगर आप पहचान करना चाहेंगे खरपतवार, तो गेहूं का मामा है, जब इसको आप उखाड़ेंगे तो जड़ के पास देखेंगे गुलाबी कलर का होता है, जबकि गेहूं में ऐसा नहीं दिखता है। तो दोनों में अंतर आप पहचान सकते हैं। तो पहले गुड़ाई होती थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मजदूरी की कितनी कीमत हो गई है, मजदूर मिलते भी नहीं है। तो आज की तारीख में रासायनिक दवाओं का प्रयोग ज़्यादा हो गया है, जो शाकनाशियों का प्रयोग ज़्यादा हो गया है, जो कि आपके खरपतवार नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें आपके ने जो सवाल पूछा कि महत्वपूर्ण सवाल था आपका बहुत ही, कि हमको दोनों खरपतवार के लिए, दोनों तरीके के लिए अलग अलग दवा चाहिए, एक ही जैसी दवा से काम चल जाएगा। और किसान भाई भी यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो दुकानदार के पास जाते हैं, बोलते हैं हमारे खेत में खरपतवार है, हमको दवा दीजिए। लेकिन अगर आपने खरपतवार की पहचान नहीं बताई कौन सा खरपतवार है, तो हमारे दुकानदार भाई ऐसी दवा देंगे जो दोनों खरपतवार को मारे, और उसका आपको दाम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप जब किसान भाई दुकान पे जा रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सा खरपतवार उनके खेत में ज़्यादा है, जिससे वो उस खरपतवार के लिए, उसको मारने के लिए सही दवा का चुनाव कर सकें। और उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी ना खर्च करना हो। अगर चौड़ी पत्ती का है तो उसके लिए कम पैसे में मिल सकता है, दोनों के लिए लाना है तो वो महंगा मिलेगा। बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि इसको चुनाव करने से 2 होता है। कभी कभी बहुत ही अजीब स्थिति आ जाती है कि खेत में है चौड़ी पत्ती खरपतवार और किसान भाई हमारे ले आए सकरी पत्ती मारने वाला खरपतवार। अगर खरपतवार नाशी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो सकरी पत्ती का है तो चौड़ी पत्ती को नहीं मार सकता है, या चौड़ी पत्ती का सकरी पत्ती को नहीं मार सकता है। तो इसीलिए जब हम शाकनाशी का चुनाव करें
तो हमको ये देखना पड़ेगा पहला कि हमारे खेत में खरपतवार कौन सा है। तो क्या सर हम ये पत्ता देख करके ही समझ सकते हैं कि हाँ चौड़ा पत्ता है तो चौड़ा ये है, ये सकरी पत्ती का है, तो क्या यही एक पहचान है या जड़ वगैरह भी देखनी पड़ती है? नहीं, जड़ देखने में तो आपको उखाड़ना पड़ेगा, फिर हाँ। कितने को आप करेंगे। हाँ। तो पहचानने के लिए किसान भाई क्योंकि खेती लंबे समय से कर रहे हैं हम्म। और खरपतवार को पहचान रहे हैं कि गेहूं के अलावा जो चीज उनको दिख रही है वो खरपतवार है। अगर उनको समझने में दिक्कत आती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पे हेल्प डेस्क है, जहाँ पे वो खरपतवार को दिखा के पता कर सकते हैं बहुत कि इस बढ़िया। खरपतवार को मारने के लिए कौन सी दवा जी। बेहतर होगी, ज्यादा कारगर होगी। ये बहुत सही बात आपने बताई। अच्छा, अब इसी से संबंधित सर सवाल मेरा अगला ये है कि जैसे हमको पता चल गया कि सकरी पत्ती का खरपतवार है या चौड़ी पत्ती का है, हम दवा भी लेकर के आए छिड़काव के लिए, तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारी जो मेन फसल है उस पर कोई उसका दुष्प्रभाव ना पड़े? बिल्कुल सही आपका सवाल है, लेकिन अभी मैंने इसीलिए पूरा उत्तर नहीं दिया था क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं आपसे बात को कुरेद कुरेद के, क्योंकि हमारा उद्देश्य है किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाना, जो चीज कह नहीं पा रहे हैं उसको भी हमको उनको बताना है जिससे वो बेहतर ढंग से अपने फसल का प्रबंधन कर सकें। एक आधार मैंने बताया कि आपने शाकनाशी का चुनाव करते समय जिस तरीके का आपके खरपतवार हैं उस तरीके का आप शाकनाशी का चुनाव करिए। दूसरी बात है, शाकनाशी में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है और शाकनाशी में नहीं, आप जैसे मॉस्किटो, मच्छर हर जगह है, तो इनको मारने के लिए आप देखते होंगे पहले कॉयल जलाते थे लोग, तो थोड़ी देर गांव में क्या करते थे कि थोड़ा सा कॉयल जलाया उसके बाद बंद कर दिया, मच्छर भाग जाते थे। लेकिन कभी कभी होता है जब लगातार एक ही कॉयल आप जलाते रहते तो मच्छर उससे टॉलरेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, उसी पे रहते हैं। इसी तरीके से खरपतवार नाशियों के प्रति खरपतवार टॉलरेंस डेवलप कर लेता है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो उसके लिए किसान भाई को ये भी देखना चाहिए कि हम जो शाकनाशी का चुनाव कर रहे हैं, साल दर साल एक ही शाकनाशी का चुनाव ना करें, हम शाकनाशियों को बदल बदल के लाएं। जैसे अगर मैं बोलूं कि शाकनाशियों के चौड़ी पत्ती के जो शाकनाशी हैं, जैसे उसके लिए आप 2,4-D का इस्तेमाल किसान भाई हमारे कर सकते हैं, जो कि 400 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। या मेटसल्फुरान अगर बथुआ वगैरह है तो किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। सकरी पत्ती के लिए जो मैंने बताया, गेहूं के अमामा, गुली डंडा या मोडिसी और जंगली जई के लिए आपकी दवा आती क्लोडिनोफॉप, जो कि व्यापारिक नाम से ड्यूनोपार के नाम से भी आपको बाजार में मिल जाएगी। उसका एक पैकेट किसान ले आए, लगभग 160 ग्राम का होता है, जिसमें आपके 8 पाउच होते हैं। उसको इस्तेमाल करके 1 एकड़ में किसान जो है मेडिसी या जंगली जई पे नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश, खासकर जो हमारे पंजाब हरियाणा में है, तो उनका लगातार रासायनिक का प्रयोग करने से, एक कीटनाशी का प्रयोग करने से उसमें टॉलरेंस आ गया है। तो अभी एक नई दवा आई है, क्योंकि गेहूं का मामा तो कहते हैं बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गेहूं का मामा बहुत दिक्कत करते हैं और हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत जिद्दी भी होते हैं। तो इसको मारने के लिए एक नई दवा आई है आपका फिनॉक्साडेन। गेहूं मामा को नियंत्रण करने के लिए मार्केट में नया टेक्निकल आया है फिनॉक्साडेन, जो अलग अलग कंपनियों के नाम से आता है, दूसरी कंपनियों के भी हैं। अब उसका व्यापारिक नाम पिंडेन के नाम से भी है। तो जिसका प्रयोग करके जहां पे आपको लगता है कि नहीं हमारा क्लोडिनोफॉप का रासायन काम नहीं कर रहा है उतना बेहतर, वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सबसे आधुनिक रसायन का प्रयोग करिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है। तो आप देखिए, अगर आपके खेत में जो पहले से चलने वाले शाकनाशी हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हों तो आप नई शाकनाशी का प्रयोग करिए। और तीसरा, जैसे मैंने बताया कि चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती का अलग अलग नियंत्रण बताया, अगर दोनों हैं सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती का, तो इसमें दोनों टेक्निकल को मिला के सल्फोसल्फुरान और मेटसल्फुरान का एम्पायर के नाम से भी आता है, या आपका विभिन्न कंपनियों का आता है जो कि मिक्स रहता है, वेस्टा के नाम से भी आता है, जो कि चौड़ी और सकरी पत्ती को भी नियंत्रित करता है। तो किसान भाई शाकनाशियों का चुनाव करते समय पहला है कि वो देख लें उनके खेत में खरपतवार कौन से हैं। दूसरा, उत्पादों को बदल बदल के लगाएं। तीसरा, अगर आप देख रहे हैं किसी शाकनाशी के प्रति आपके क्षेत्र में रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है तो शाकनाशी को बदल दें।
अच्छा, अब एक सवाल और ज़हन में आ रहा है कि जैसे इसको नियंत्रण करने के लिए जिस भी केमिकल का हम यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने का सही समय क्या है? वो सिंचाई के तुरंत बाद होना चाहिए या सिंचाई से पहले होना चाहिए? कितना लगभग वो समय होना चाहिए, वो बताइए ज़रा सा सर। हाँ, किसान भाई सोच सकते हैं या आप भी सोच सकते हैं कि नियंत्रण करना है, हम कभी भी कर देंगे हाँ। तो हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो खरपतवार से नुकसान होता है वो 10 से 40% तक नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमको देखना चाहिए कि खरपतवार से अपनी फसल को बचाना ही है। और खरपतवार जो नुकसान पहुंचाते हैं उनकी एक क्रांतिक अवस्था होती है, क्रिटिकल स्टेज जिसको बोलते हैं, कि क्रिटिकल स्टेज मतलब अगर इस पे नहीं किया गया तो इसके दुष्परिणाम होंगे। तो गेहूं के फसल में आपका 30 से 35 दिन की अवस्था पे खरपतवार नाशी का प्रयोग अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी फसल 35-40 दिन की हो गई तो खरपतवार नाशी का प्रयोग भी करेंगे तो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि खरपतवार को जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुका है। तो इसीलिए समय का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। यानी कि 21 दिन पे आप सिंचाई करेंगे। सिंचाई के बाद जब आपके खेत में पैर रखने की जगह हो, मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो जाए, तो उस समय आप शाकनाशी का प्रयोग करिए। और एक बहुत ज़रूरी है कि शाकनाशी का प्रयोग करते समय ये देखना चाहिए कि मिट्टी में नमी की मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है, कि मिट्टी में नमी की मात्रा नहीं रहेगी तो शाकनाशी उतना प्रभावी नहीं होगा। तो जो अभी अब हम लोग बात कर रहे थे कि शाकनाशी का बेहतर परिणाम के लिए कब करें, तो अगर हम लोग बात कर रहे थे कि किस अवस्था में करें, तो अगर हम उसको 30 से 35 दिन की अवस्था में नियंत्रण करते हैं तो हमारी फसल के लिए लाभप्रद रहेगा। फसल के जो नुकसान है उसको हम रोक पाएंगे। अगर हम बाद में करेंगे तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो खरपतवार को नुकसान करना होता है वो तो कर ही चुका रहता है, साथ में उस अवस्था में जो हमारा खरपतवार है वो थोड़ा सा तगड़ा हो चुका रहता है। यानी कि जिस खुराक पे उसको मारा जा सकता था पहले, उस खुराक पे उसको मारा नहीं जा सकता है। वो बिल्कुल बीमारी को बढ़ाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें डोज भी ज़्यादा लगेगी और असर भी नहीं होगा, यानी खुराक ज़्यादा भी लगेगी और असर भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारे खरपतवार नाशी हैं इनका प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया कि 30 से 35 दिन पे करें, जब सामान्यतः 2 से 4 पत्ती की अवस्था होती है खरपतवार की, उस अवस्था में हम कर देंगे तो समय से हमारा खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा और हमारी फसल को खरपतवार से होने वाले नुकसान से बचा भी पाएंगे। अब आपने बहुत सारी बातें सर बताई कि जब आप इस तरह का कोई भी केमिकल खरपतवार के लिए यूज़ करते हैं तो 30 से 35 दिन का समय हो, ज़मीन में नमी हो और उस वक्त आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन इसके इस्तेमाल के समय किसान भाई बहनों को किसी विशेष तौर की सावधानियों की ज़रूरत होती है, खुद उनको अपने आप को बचाने के लिए और अपनी फसल को बचाने के लिए। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है। पहले मैं फसल को बताऊंगा, जैसे मैंने अभी फसल में बताया क्या क्या होना चाहिए। पहला बताया कि 30 से 35 दिन की अवस्था होनी चाहिए, खरपतवार 2 से 4 पत्ती का होना चाहिए, मिट्टी में नमी होना चाहिए। लेकिन अभी गेहूं में तो आप देख रहे हैं कि कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। खरपतवार नियंत्रण के समय जब हम खरपतवार नाशी का स्प्रे कर रहे हों तो उसमें देखना चाहिए कि हमारा मौसम यानी मौसम साफ होना चाहिए। अगर मौसम साफ नहीं है तो खरपतवार नाशी का स्प्रे नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, सर्फेक्टेंट, कई उत्पादों से सर्फेक्टेंट आते हैं, नहीं तो स्टिकर जिसको हम बोलते हैं उसको मिला दें, तो जब हम खरपतवार नाशी का स्प्रे करेंगे तो वो जाके पत्ती पे चिपका रहेगा। तो अगर 2-4 घंटे बाद भी बारिश भी हो गई तो भी नुकसान नहीं होगा, अपना पौधा काम करेगा। और जो मैं आपको पिंडेन बताया, पिंडेन दवा की यही खासियत है कि 1 घंटे में वो पूरा फैल जाता है और 1 घंटे 2 घंटे बाद अगर बारिश हो भी गई तो अपना काम कर चुका रहता है। तो इसीलिए जहाँ पे मोडिसी या आपका गेहूं मामा, गुल्ली डंडा, जंगली जई का नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, पिंडन 400 ml प्रति एकड़ की दर से हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो किसान भाई को ध्यान देने वाली बात है, सामान्यतः किसान भाई अगर लेबर से स्प्रे करा रहे हैं यानी मजदूर से स्प्रे करवा रहे हैं तो मजदूर बोलते हैं कि आप बैठिए मैं स्प्रे कर देता हूं। तो पता चला कि 4 टंकी यानी कि 60-70 लीटर पानी में वो कर देते हैं। लेकिन पानी की मात्रा अगर कम रहती है तो फसल पीली पड़ने का खतरा रहता है। आपको स्क्रॉचिंग दिखेगी, उस पर दिखेगा। तो हमें
किसान भाई हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप शाकनाशी का स्प्रे करवा रहे हों तो पानी की मात्रा सही रखें, जो कि 1 एकड़ के लिए 120 से 150 लीटर पानी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो पानी सही रखना चाहिए, मौसम सही होना चाहिए, आप सही खरपतवार नाशी का चुनाव होना चाहिए और खेत में नमी होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा खरपतवार नाशी को नियंत्रण करने के लिए। क्योंकि अब लेकिन जो नियंत्रित करने जा रहा है उसको भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है तो ये जहर बिल्कुल पौधों के लिए है, जो खरपतवार हैं उनके लिए जहर है, लेकिन अगर ये हमारे शरीर में चला गया तो हमको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए किसान भाई को सलाह दी जाती है कि जब वो स्प्रे करें, हवा जब बहुत तेज ना चल रही हो उस समय करें, पूरे हाथ के शर्ट को पहने, अगर दस्ताना है तो बहुत बढ़िया बात है, और मुंह को ढक के करें। एक ध्यान देने वाली बात है जो किसान भाई करते भी हैं, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा, आप हमेशा हवा की दिशा में करें, क्योंकि आप उल्टी दिशा में करेंगे तो आपके ऊपर भी पड़ने की संभावना रहती है। तो किसान भाई को जो सलाह दी जाती है कि आप एक तो पूरे मुंह को ढक के रखें, फुल आस्तीन की कमीज को पहने, दस्ताने अगर हैं दस्ताने को पहन के करें, मास्क कई किसान भाई के पास अभी बचे होंगे कोरोना की, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि किसान भाई के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। साथ में जो डिब्बा है जिसमें रसायन रखा हुआ है उसको इस्तेमाल करने के बाद कहीं ज़मीन में गाड़ दें, और जो हम खरपतवार नाशी लाते हैं इसको बच्चे की पहुंच से दूर रखें, जिससे बच्चे नहीं पहुंच पाएं। तो ये मुख्य रूप से सावधानियां बरतनी चाहिए। और एक और जानकारी मैं बताना चाहूँगा, कई किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने स्प्रे किया, कुछ एरिया में कुछ क्षेत्र में क्या हुआ, फसल जल गई। होता क्या है कि आप जिस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे में, अगर पहले उससे कोई ऐसी दवा स्प्रे हुई है जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाती है, तो वो आपकी फसल में नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए जब भी आप यंत्र को लाएं, पहले से उसको धुल लें, और धुलने में ये ध्यान रखें, कई किसान भाई की आदत होती है उसकी नोजल में फूंक मारते हैं, तो ऐसा कतई ना करें। आप उसको बढ़िया से धुल लें, उसके बाद इस्तेमाल करें, और इसमें फ्लैट पैन नोजल का इस्तेमाल आप करिए तो बेहतर परिणाम आएगा। और इस्तेमाल करने के बाद भी आप उसको 0.5% सोडा के घोल से या पानी से ही आप उसको बढ़िया से साफ करके रखें, जिससे आप जब अगली बार इस्तेमाल करें तो कोई दुष्प्रभाव न देखने को मिले। तो सर ये आपने सारी जानकारियां दे दी कि किस तरह से सिंचाई करनी है, आपको कितनी बार करनी है, और एक से दूसरी सिंचाई के बीच में कितना अंतर रहना चाहिए, और खरपतवार को कैसे पहचानें, कैसे उसका नियंत्रण करें। अब एक और सवाल जहन में आता है कुछ उर्वरकों को लेकर के, कि गेहूं की फसल को और अच्छा अगर बनाना है इन सब कामों को करने के बाद, तो किस तरह की खादों का इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं? हाँ, ये आपने, क्योंकि हमारा ये इस टॉपिक पे हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे। अच्छा। लेकिन किसान भाई करते क्या है कि सिंचाई के बाद तो वो खाद डालते हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसान भाई, और खाद में ज़्यादातर किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि यूरिया वानस्पतिक ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए जरूरी भी है। तो हमें जितनी संतुलित मात्रा, जितना हमारे वैज्ञानिक बताते हैं लगभग 45 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, उतनी इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा ना करें। और कोशिश करें कि आप 2 बार अगर यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 बार आप अवश्य नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी लागत भी कम होगी और आपका फलन भी बेहतर होगा। क्योंकि जो मिट्टी में आपकी यूरिया जाएगी, अगर वो इस्तेमाल नहीं हुई तो उसका लीचिंग होता है, यानी कि नीचे चली जाएगी, जो कि अगर बारिश हो गई या किसी ढंग से तालाब में चला गया तो वहाँ पे भी वो प्रदूषित कर सकती है। तो आप यूरिया का इस्तेमाल कम करिए। जब हमारी सिंचाई के बाद किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, और यूरिया का प्रयोग किसान भाई चाहे दानेदार करें या आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बोतल में आप पूरे 1 एकड़ को कवर कर सकते हैं। कम पैसे में ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। लाभ मतलब लागत भी कम होगी और उत्पादन भी आपका बढ़िया होगा। अगर आप दानेदार भी कर रहे हैं तो आप सिर्फ संस्तुत मात्रा का उपयोग करिए, जो कि 45 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जब हम किसान भाई पहली बार बुरकाव करते हैं तो किल्ले बढ़ाने के लिए, उनको अतिरिक्त पोषण देने के लिए किसान भाई जो
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो कस्टमाइज करके बनाए गए हैं उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी है, साथ साथ में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है। प्लांट रेगुलेटर मतलब पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को तेज करेंगे। तो इसमें तरह तरह के उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। किसान भाई जब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको उपलब्ध होंगे। जैसे अभी एक एडवांस एक्टिव कार्बन टेक्नोलॉजी का उत्पाद पारसवीटा डायमंड आया हुआ है, जो कि कार्बन की मात्रा तो मिट्टी में बढ़ाता है, इसके साथ साथ उसमें अमीनो एसिड भी हैं, आपके फॉलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ये सारे एसिड उसमें मौजूद हैं, जो कि मिट्टी को बेहतर बनाते हैं और मिट्टी में जो पोषक तत्व उर्वरक है उसको एक्टिवेट करते हैं। अभी मार्केट में पारसवीटा डायमंड के नाम से भी उत्पाद आया है, जो कि एक्टिव कार्बन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ये मिट्टी में जो आप खाद दे रहे हैं उसको पौधे को उपलब्ध कराने में मदद करेगा। साथ में इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है, यानी कि अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड भी है, जो कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को तेज करेंगे। तो सर मुझे लगता है कि अभी इस वक्त गेहूं के जो खेती करने वाले किसान हैं उनको जो जानकारियां चाहिए थी, शायद मुझे लग रहा है कि आपने सारी वो चीज़ें बता दी हैं उन्हें। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी किसान को आपसे बात करनी है या कोई उसके मन में सवाल है, कोई सुझाव है, तो वो कैसे पहुंचा सकता है आप तक? हाँ बिल्कुल। इस पे आने के पहले तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अभी तक किसान भाई को क्या क्या हमने बताया है। पहली चीज़ है कि सिंचाई जो बुआई के 21 दिन बाद जरूर करें, क्योंकि अगर इसमें नहीं करेंगे तो उत्पादन के साथ साथ पौधे ऊपर नीचे होने का भी खतरा रहता है, पौधे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। दूसरी बात, सिंचाई के बाद खरपतवार नियंत्रण सभी किसान भाई करते हैं, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई पहला ध्यान रखें कि जो खरपतवार उनके खेत में है उसी के अनुसार शाकनाशी का चुनाव करें। दूसरा, जो शाकनाशी आप चुन रहे हैं हर साल बदल बदल के करिए, और जहाँ पे आपको बेहतर परिणाम नहीं मिल रहे हैं, जहाँ पे गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा का बेहतर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके लिए जो मैंने आधुनिक दवा बताई जो नई टेक्नोलॉजी पे है, पिंडेन, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आप शाकनाशी का इस्तेमाल कर रहे हो, मौसम खुला होना चाहिए, आपकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए, फसल की अवस्था 30 से 35 दिन की होनी चाहिए, और उस समय खरपतवार भी 2 से 4 पत्ती का होना चाहिए। साथ में जो पानी की मात्रा है वो 120 से 150 लीटर प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। पानी की मात्रा कम ना करें, अन्यथा आपकी फसल पे पीलापन आ सकता है, उसकी बढ़वार रुक सकती है। साथ में जब आप स्प्रे कर रहे हो तो फुल बाह की कमीज पहने, अपने मुंह को ढक के रखें और हवा की दिशा में ही स्प्रे करें। और जब आप स्प्रे कर रहे हो तो मौसम खुला होना चाहिए और बहुत तेज हवा ना चल रही हो। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल निश्चित रूप से अच्छी होगी। एक बात मैं और बताता हूँ कि जो सिंचाई की बात है, सिंचाई अभी सामान्यतः उत्तर प्रदेश में फ्लड इरिगेशन यानी कि हम एक तरफा सिंचाई करते हैं, लेकिन किसान भाई ये ध्यान रखिए, अगर उनके खेत कहीं पे नीचा है जहाँ पे पानी जमाव की समस्या है, तो सिंचाई के बाद उस पानी के अगर निकासी हो सकती है तो निकाल दें, अन्यथा पौधे को पीला पड़ने की संभावना हो जाती है। तो किसान भाई कभी कभी ये समझ लेते हैं कि ये हमारा पौधा पीला हो गया, कोई रोग लग गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पे नीची जमी है, अगर जल जमा हो गया है तो पौधे का कलर थोड़ा सा पीला हो जाता है। इसके बाद भी, क्योंकि आपके मन में कभी कभी कुछ सवाल बाद में भी आते हैं या कुछ सवाल आप पूछ नहीं सकते हैं, तो या आपने जो जो सोचा है, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको और ज़्यादा बेहतर ढंग से चाहिए या और गहराई से चाहिए, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-5244 पे कॉल कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, 1800-180-5244। इस पे आप कभी भी 9 से 5 यानी सोमवार से शनिवार तक आप फ़ोन करके अपनी सुझाव, अपनी समस्या या अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपका अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं के आधार पे हम आपके लिए बेहतर उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा किसान खुश रहे और खुशहाल रहे और समृद्ध रहे। क्योंकि अगर सशक्त भारत का निर्माण करना है तो हमारा आत्मनिर्भर किसान रहेगा, आत्मनिर्भर किसान से ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आज की तारीख में जो किसान भाई ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारे कस्टमर केयर आईडी पे भी अपनी बातें लिख सकते हैं, अपने सुझाव अनुभव को साझा कर सकते हैं। एक बार हमारे कस्टमर आईडी को आप नोट कर लीजिए, पारस PARAS
PARAS@in.indorama.com। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, PARAS@in.indorama.com। या हमारी दूसरी आईडी भी है, शक्तिमान SHAKTIMAN@in.indorama.com पे आप अपने सुझाव, अपनी बातें लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें उम्मीद है कि आपकी बातों को हमारे किसान भाई बहन ज़रूर समझेंगे और उसी हिसाब से अपनी पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद अभय जी। रेडियो के